हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू भाग्योदय एकेडमी। चलिए कंटिन्यू करेंगे। 81। द एरिया ऑफ अ पीवी डायग्राम फॉर अ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट्स ए हीट सप्लाइड, बी हीट रिजेक्टेड, सी वर्क डन एंड डी टेम्परेचर ड्रॉप। तो अगर हम लोग कार्नोट साइकिल बनाएं, ठीक है, चलिए पीवी डायग्राम ही बनाते हैं क्योंकि इसमें पीवी डायग्राम ही बोला है। तो इस तरह की कुछ आपकी कार्नोट साइकिल बनेगी, ठीक है। और हमें पता है कि किसी भी साइकिल का एरिया पीवी डायग्राम पे क्या देता है, वर्क डन देता है। तो ये जो भी शेडेड एरिया है ये क्या है, इसका नेट वर्क डन है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। 82। फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रेशर लिमिट्स ऑफ अ रैंकाइन साइकिल द हाइएस्ट एफिशिएंसी अकर्स ए सैचुरेटेड साइकिल, बी सुपरहीटेड साइकिल, सी रीहीट साइकिल एंड डी रीजनरेटिव साइकिल। तो अगर रैंकाइन साइकिल में हम लोग रीजनरेशन का यूज करते हैं, ठीक है, अगर रीजनरेशन का यूज करते हैं तो हमारी जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं टीएम, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन पे ही हमारी रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी डिपेंड करती है, ठीक है। ये हीट रिजेक्शन टेम्परेचर है टीआर, और टीएम जो है वो आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है। रीजनरेशन के कारण आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ता है, जिसके कारण आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, और सबसे मैक्सिमम इसी में इंक्रीज होती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रीजनरेशन जो है इट इज कार्नोटाइजेशन ऑफ रैंकाइन साइकिल। सो इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which process is responsible for production of energy in the sun? A nuclear fission reaction, B nuclear fusion reaction, C exothermal chemical reaction, D all of the above। तो हमें पता है कि सन में अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो किसके कारण, फ्यूजन के कारण। दैट इज ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। चलते हैं आगे। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हैज अ वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ ए 0.2 माइक्रोन टू 4 माइक्रोन, बी 0.2 माइक्रोन टू 0.5 माइक्रोन, सी 0.38 माइक्रोन टू 0.76 माइक्रोन, डी 0.29 माइक्रोन टू 2.3 माइक्रोन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से लिया हुआ है, और ये टॉपिक इस साल जुड़ा है, हालांकि पिछली बार ये सिलेबस में नहीं था। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो काफ़ी अच्छा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज 0.29 टू 2.3। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें ए ऑप्शन में भी काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी करेक्ट रेंज है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पूछा है, और ये जो ऑप्शन ए है इट इज गिवन फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन सा पूछा है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब कि जो हमारी अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर के टॉप पे जो रेडिएशन पहुंची है वो जनरली 0.2 माइक्रोन टू 4 माइक्रोन होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। अ सोलर थर्मल कलेक्टर ए कलेक्ट्स द सोलर एनर्जी एंड रिफ्लेक्ट्स इट बैक, बी एब्जॉर्ब्स द सोलर रेडिएशन एंड डिसिपेट्स इट टू द एम्बियंट, सी कलेक्ट्स एंड कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, D collects and converts the solar energy into thermal energy and delivers it to the next stage of the system। तो सोलर थर्मल कलेक्टर में आपका क्या होता है, एक पैनल होता है, ठीक है। एक आपका सोलर पैनल होगा जिसमें आपके एब्जॉर्बर प्लेट होंगी, आपके यहाँ पे एब्जॉर्बर प्लेट है, कवर प्लेट होंगी, ठीक है। रेडिएशन आएगा, ये एब्जॉर्बर प्लेट में क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके नीचे आपके यहाँ पे कुछ पाइप्स होंगे, तो ये पाइप्स में से आपके वाटर या एयर कोई भी फ्लूइड जा सकता है। तो ये आपकी क्या है, कवर प्लेट है, ठीक है। कवर प्लेट कुछ नहीं है, आपके रेडिएशंस जो लॉसेस होंगे उनको कम करती है, साथ में डस्ट वगैरह से भी बचाती है एब्जॉर्बर को। तो ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्बर प्लेट है, एब्जॉर्ब किया रेडिएशन और फिर वो ट्रांसफर कर रहा है हीट किसको, इन पाइप्स को, जिसमें से आपका फ्लूइड जा रहा है। इसीलिए यह क्या कर रहा है, थर्मल एनर्जी को कलेक्ट करके डिलीवर कर रहा है पानी को, जो कि अगले सिस्टम में काम करेगा। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 86। अ सोलर सेल इज बेसिकली ए अ वोल्टेज सोर्स कंट्रोल्ड बाय फ्लक्स ऑफ रेडिएशन, बी अ करंट सोर्स कंट्रोल्ड बाय द फ्लक्स ऑफ रेडिएशन, सी एन अनकंट्रोल्ड करंट सोर्स एंड डी एन अनकंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो हमें पता है सोलर सेल क्या कर रहा है, आपकी डायरेक्टली जो भी रेडिएशन आ रही है फोटॉन्स ब्रेक करके आपके क्या कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसीलिए करंट सोर्स है जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहा है सोलर एनर्जी से। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
The working fluid used in a MHD system coupled to a fast breeder reactor is A. Hot flue gases, B. seeded intergas, C. liquid metal intergas and D. liquid metal only. तो यहाँ पे अगर MHD देखें तो ये क्या है आपका मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक सिस्टम, और इसमें अगर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिक्विड मेटल को ही यूज़ करते हैं सिर्फ. सो इसीलिए ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर ए ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल, बी डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल, सी ड्यूअल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन ऑटो एंड डीजल साइकिल, डी ड्यूअल साइकिल इज लेस एफिशिएंट देन ऑटो एंड डीजल साइकिल. तो अगर हम लोग इसका टीएस डायग्राम बना लें, ठीक है, टीएस डायग्राम अगर इसका हम बनाएं तो कुछ इस तरह का बनेगा. ये है आपका टीएस डायग्राम. तो ये जो ऊपर की प्रोसेस है ये आपकी डीजल साइकिल के लिए, नीचे वाली प्रोसेस आपकी ऑटो साइकिल है. सेम कंप्रेशन रेशियो है आपका ऑटो साइकिल में, तो फिर भी हम हीट ऐड करते हैं तो इसीलिए प्रेशर बढ़ता रहता है. और यही देख सकते हैं कि यह आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन को टच करेगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की स्लोप ज़्यादा होती है ऑन टीएस डायग्राम एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. 3 पे दोनों ही टर्मिनेट होंगी क्योंकि यहाँ पे सेम मैक्सिमम टेम्परेचर भी बोला है. देख सकते हैं कि जिसका भी एरिया ज़्यादा होगा उसमें हीट सप्लाई ज़्यादा हो रही है, और एफिशिएंसी हम लोग किससे देते हैं, 1 - QR/QS. तो QR दोनों के लिए सेम है क्योंकि 1/4 के नीचे ये जो शेडेड एरिया है ये दोनों की प्रोसेसेस के लिए सेम है. तो इसी से हमें पता चलता है कि आपकी जो डीजल साइकिल है उसकी एफिशिएंसी ऑटो साइकिल से ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी हीट सप्लाई ज़्यादा है. तो इसीलिए ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर. दूसरा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें आपका जो कंप्रेशन रेशियो है अगर दोनों में सेम है ऑटो और डीजल में, तभी आपके ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. और अगर कोई और केस दे देते हैं, जैसे ये केस दे दिया मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर, या आपको दे देता कि हीट रिजेक्शन सेम है, उन सभी केसेस में आपकी डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑटो साइकिल. तो ये एक तरह से डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं. अगर ग्राफ बनाना आपको नहीं आता है तो अगर ग्राफ बना सकते हैं तो बेस्ट पॉसिबल यही है, क्योंकि जितनी चीज़ें कम याद करनी पड़े उतना अच्छा है. कॉन्सेप्ट से ही सारे सवाल हो सकते हैं. ठीक है, चलते हैं आगे. कंसीडर द फॉलोइंग एमिशंस ऑफ एन IC इंजन. फर्स्ट CO2, सेकेंड HC, 3 NOx, फोर्थ पार्टिकुलेट. विच ऑफ दीज एमिशंस कॉजेज फोटोकेमिकल स्मॉग? A 1 and 4, B 1 and 2, C 2 and 3, D 3 and 4. तो अगर हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग को देखें उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. सबसे पहले तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि NOx है, प्लस आपके हाइड्रोकार्बन जो कि HC है, प्लस आपकी सनलाइट. इन तीनों से ही आपके फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोड्यूस होती है. तो इसीलिए HC भी करेक्ट है, NOx करेक्ट है. तो ऑप्शन C इज दी करेक्ट आंसर. चलते हैं आगे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नॉक इन दी SI इंजन कैन बी reduced by फर्स्ट सुपरचार्जिंग, सेकेंड रिटार्डिंग द स्पार्क, थर्ड यूजिंग अ फ्यूल ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, फोर्थ इंक्रीजिंग द इंजन स्पीड. ऑफ दीज करेक्ट स्टेटमेंट्स आर A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 3 and 4, D 2 and 4. तो अगर हमें नॉकिंग रिड्यूस करनी है SI इंजन में तो हमें ये इंश्योर करना है कि आपके जो एंड चार्ज है वो कंप्रेशन ख़त्म होने तक आपका इग्नाइट ना हो, मतलब कि फ्लेम फ्रंट पहले पहुंचे उसके बाद ही वो फ्लेम फ्रंट से इग्नाइट हो, ना कि खुद ही इग्नाइट हो जाए. क्या? आपका एंड चार्ज. ठीक है, तो उसको अगर इग्निशन होने से बचाना है तो हम ये चाहेंगे कि आपके एंड चार्ज का जो टेम्परेचर है वो जितना कम हो उतना अच्छा है हमारे लिए. ठीक है, तो अगर सुपर चार्जिंग कर रहे हैं तो सुपर चार्जिंग तो ऑलरेडी आपका प्रेशर और टेम्परेचर इनटेक वाला बढ़ा देता है, और उसी के कारण आपके जो कंप्रेशन के बाद प्रेशर और टेम्परेचर होंगे वो ज़्यादा होंगे. तो इसीलिए ये एंड चार्ज का तो टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो इसीलिए सुपर चार्जिंग गलत है. रिटार्डिंग दी स्पार्क. अगर रिटार्ड कर रहे हैं मतलब कि आपका कंप्रेशन स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. ठीक है, इसका मतलब आपके ये TDC है मान लेते हैं, पिस्टन जो है वो काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं, मतलब TDC के पास, तब जाके हम लोग इग्नाइट कर रहे हैं. और अगर हम लोग इसको अगर एडवांस करेंगे तो मान लेते हैं दोनों TDC सेम है तो हम पहले ही इसे इग्नाइट कर देंगे. तो रिटार्ड का मतलब है कि जितना पिस्टन TDC के पास होगी तब जाके हम लोग स्पार्क दे रहे हैं. तो रिटार्ड कर रहे हैं
तो इसका मतलब आपके जो एंड गैस का चार्ज है, जो एंड गैस है उसका टेम्परेचर लो होगा, और लो टेम्परेचर है तो नॉकिंग नहीं होगी, तो इसीलिए रिटार्डिंग द स्पार्क करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं यूजिंग अ फ्यूल ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है वो आपके इंक्रीज करता है नॉकिंग की टेंडेंसी को, ये फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये भी आपके रिड्यूस नहीं करता है, इंक्रीज करता है। और आपकी लास्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग द इंजन स्पीड। इंजन स्पीड को इंक्रीज करेंगे, टर्बुलेंस बढ़ेगी, इसीलिए फ्लेम फ्रंट की स्पीड बढ़ेगी और वो जल्दी से एंड चार्ज के पास पहुंच जाएगी और आपका इग्निशन नहीं होने देगी विदाउट आपके फ्रेम फ्रंट को पहुंचने से पहले। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग द इंजन स्पीड भी करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन 2 एंड 4 आर दी राइट वन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।